सो हे गाइस, जय सिया राम ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो ना गाइस बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए जो भाई मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हो, जो यार जैकपॉट वाला स्टॉक ढूंढना चाहते हो। देखो यार, गैम्बलिंग करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि सर आज सुजलॉन भाग रहा तो सुजलॉन में पैसा डाल दो, सर आज फलाना ढिमकाना स्टॉक भाग रहा तो उसमें पैसा डाल दो। बट आप इमेजिन करके देखो, टर्न अराउंड स्टोरी तो तब बनता है जब कोई खुद का स्टॉक ढूंढे, खुद के स्टॉक्स का रिसर्च करे, खुद उसमें पैसा डाले और खुद बैठ के उसमें वेट करे और खुद उन स्टॉक्स को ट्रैक करे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर लेते हो, ट्रैक नहीं कर पाते हो। सर कब क्या न्यूज आया, नहीं ट्रैक हो पाता है। सर कैसे स्टॉक्स को ढूंढे, नहीं ट्रैक कर पाते हो। 6000 स्टॉक्स है, इंडिविजुअली कैसे एक एक को एनालाइज करे, कैसे फिल्टर आउट करे, नहीं एनालाइज कर पाते हो। कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो। आज ये पूरा वीडियो देखना भाई, बहुत कुछ कवर किया हूं कि स्टॉक्स के बारे में पढ़ना कैसे है, मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, रिसर्च कैसे करना है, मैंने कैसे ढूंढा, मैंने अपना स्क्रीनर कैसे बनाया, फलाना ढिमकाना, जितना कुछ होता है हर चीज मैंने कवर किया है। हाँ, वीडियो मैं मानता हूं वीडियो लेंदी है, 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो है, बट हर किसी के लिए नहीं है भाई। जो खुद के लाइफ में चेंज लाना चाहता है ना, ये वीडियो उनके लिए है, वो जाके इस वीडियो को देखना। मेरे पिताजी एक चीज कहते हैं, मेरे पापा एक चीज, हमेशा एक चीज कहते हैं, मैं आपको भी बोलता हूं, ठीक है। अगर डायलॉग अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना, हर कुत्ता काशी नहीं जाता है, ठीक है। हर कुत्ता काशी नहीं जाता है। और एक होता है ना कि एक सड़क का होता है जो जीवन भर अपने आप को कोसते रहता है, और एक होता है काशी का कुत्ता जिसको राह चलते लोग पूजा भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को डिसाइड करना है कि अपने को अपना भाग्य बदलना है कि नहीं बदलना है। अपन क्या करेंगे, अरे सर रील्स में देखो ना, सर कोई रील्स में ऐसे वीडियो डाल दिया, ये स्टॉक हुआ जैकपॉट, तो आप जाके उसको फॉलो करने लग जाते हो। नहीं मेरे भाई, दूसरों पे मत रहो डिपेंडेंट, जाओ खुद जाके वीडियो को देखो, खुद देखो। ये 1 1.5 घंटे का वीडियो मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा, देखो यूट्यूब पे जाओ, खुद रिसर्च करो कि खुद कैसे ढूंढते हैं। ये वीडियो को देखना गाइज। और एक चीज बोल देता हूं, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने प्री रिकॉर्ड किया यूट्यूब के लिए, ये वीडियो मैं आपको डायरेक्टली अपने फुल टाइम बैच से प्रोवाइड कर रहा हूं। 18,000 रुपए का बैच है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, सो दैट आप देखो, सीखो और ग्रो करो। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, लास्ट में एक सरप्राइज के साथ मिलता हूं। तो चलो गाइस, डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दिया है, बट प्लीज बीच बीच में क्लास को मत छोड़िएगा, जितना छोड़िएगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि आज मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को आज बोर्ड में बताऊंगा, मैं आप लोगों को ऐसा खड़ा हुआ दिखूंगा, बट आपके स्क्रीन पे आप लोगों को डिटेल में हर चीज दिखेगा, ठीक है। बेसिकली देखो क्या होता है ना, आज हम लोग आप लोगों ने एक चीज मेरे में नोटिस किया होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैं जब भी स्टॉक ढूंढता हूं, आप लोग थोड़ा उसको अप्रिशिएट करते हो कि सर आपने बहुत अच्छा ये स्टॉक आपने कैसे ढूंढा सर, क्या चीज देखते हो सर, क्या चीज नहीं देखते हो सर। ये चीज टेक्निकली भाई मैं आप लोगों को 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, बट अब इस चीज को हम लोग फंडामेंटली देखने वाले हैं कि फंडामेंटली क्या क्या चीज को देखना है, क्या क्या चीज के अप्रोच पे काम करना है, ठीक है। जब भी अप्रोच का बात आ जाता है मार्केट में, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग ऐड करेंगे। क्या क्या फैक्टर ऐड होता है सर, बेसिक फैक्टर्स क्या क्या ऐड होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी का आरओई क्या है, आरओसीई क्या है, कंपनी पे इक्विटी पे डेप्ट पे इक्विटी कितना है, ठीक है, कंपनी का ऊपर डेप्ट कितना चल रहा है, उससे भी इंपॉर्टेंट कंपनी का बैलेंस शीट का साइज अप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। छोटा मोटा बेसिक्स मैंने आपको बता रखा था, आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में उस चीज को देखने वाले हैं ट्रेडर्स, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें, सब कोई पेन पेपर लेकर रेडी है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के लिए यहां पे, सो दैट आप लोगों को क्लियर रहे हर चीज। हाँ, होपफुली स्क्रीन हर किसी के साथ विजिबल होगा। अब जब भी बात होता है, देखो गाइस, टेक्निकली जब अपने को चार्ट्स को देखना होता है, हम लोग कहां पे देखते थे, हम लोग आज तक उसको ट्रेडिंग व्यू पे देखते आ रहे हैं, ठीक है। बट अब जब भी फंडामेंटली बात होता है, आज से जब आप इमेजिन करो, जब 90s का टाइम होता था ना, तो फंडामेंटल्स के लिए कोई साइट नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं था, ठीक है। इतना मोटा मोटा बुकलेट्स आता था, आपको वो पढ़ना रहता था, मैं आपको वो बुकलेट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, पीडीएफ उसका फॉर्म में दिखाऊंगा, वो सब चीज अपने को देखना रहता था। बट आज जैसे चार्ट्स को रीड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू आ चुका है, वैसे ही स्टॉक्स को रीड करने के लिए अपन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एक बार सबको ही बताओ। मैं देखना चाहता हूं पुराने क्लासेस याद है कि नहीं याद है, जो बिगनर्स है एकदम, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हम लोग, फटाफट मैसेज में ही बता दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। स्टॉक्स को रीड करने के लिए चैटिंग वगैरह नहीं यूज करते, screener.in यूज करते हैं, ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब भी स्टॉक्स रीडिंग का बात आता है, हम लोग screener.in को यूज करते हैं। screener.in मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, आप भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है इसका, आपको पेड वर्जन लेने का भी जरूरत नहीं है, बहुत हेल्प हो जाता है। उस चीज को अभी अपन देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो इसको मैं यहां से क्लीन करता हूं, screener.in ओपन करता हूं, ठीक है।
भाई अपने में ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल टूल का ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म भी मत बोलो इसको, प्लेटफॉर्म बोलना भी इसका तौहीन होगा। इसको एक पावरफुल टूल बोलो आज से। क्या बोलोगे? आज से इसको एक पावरफुल टूल बोलोगे। अब यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं, चीजों को और आगे लेके जाता हूं। सबसे पहले मैं screener.in ओपन कर लेता हूं। आज का क्लास में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, लैपटॉप सब कोई अपना लैपटॉप ओपन करो। जो ऐसे घूम फिर रहा है वो क्लास मत ज्वाइन करो आज का। फिर बोलूंगा, हां जो लोग आज लैपटॉप ओपन करके बैठ सकता है वही आज का क्लास ओपन करो। फटाफट फटाफट लैपटॉप ओपन करिए, सब लैपटॉप ओपन करिए, साथ बैठ के रिसर्च करेंगे। और जो भी स्टॉक्स मैं बोल रहा हूं सब रेफरेंस पर्पस के लिए, कोई भी स्टॉक्स में देख के ट्रेड मत ले लेना, सब पढ़ाने के लिए। फटाफट लैपटॉप ओपन करिए हर कोई। एक बार लैपटॉप ओपन कर लो तो एक बार लिख देना, यस सर लैपटॉप ओपन हो गया। फटाफट, मजा आएगा। देखो जब अपने से चीजों को करते हैं ना तब मजा आना स्टार्ट होता है। फटाफट लैपटॉप ओपन करिए। पराग ने लैपटॉप ओपन कर लिया, यस सर आ गया, मेरे को ऑलरेडी चाहिए, ऑलरेडी ओपन। हर्ष का आ गया, चलो सबका आ गया। अब अपन क्या करेंगे ट्रेडर्स? सबसे पहला चीज हम लोग नोटिस करेंगे, यहां पे जो भी चीज अपने को करना है, screener.in आप लॉग इन करोगे, अब जाके वहां पे छोटा मोटा लॉग इन करना होता है, गूगल लॉग इन करना होता है, ये तो हर किसी को आता है। अब यहां पे जाके ये देखो, सर्च में जाके अपन कोई भी एक दो XYZ स्टॉक्स का नाम सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक स्टॉक का नाम सर्च कर लेता हूं, मान लो चलो टाटा कंज्यूमर। मैंने ये स्टॉक का नाम सर्च कर लिया। जैसे ही मैं नाम सर्च करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने मान लो नाम सर्च किया, ये सबसे अच्छा इसका क्या है वो सब चीज देख लेते हैं। जैसे ही मैंने नाम सर्च किया, यहां पे आप देखो क्या क्या चीज मेरे पास लिखा हुआ आ गया। सबसे पहला चीज मेरे पास इसका NSE का लिखा हुआ आ गया नाम, इसका BSC का लिखा हुआ आ गया कोड। आप लोग को स्क्रीन पे मार्क होता हुआ दिख रहा है? सभी को दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, इसका हम लोग के पास क्या आ गया? BSC का कोड और NSE का टिकर नेम जिसको बोलते हैं वो लिखा हुआ आ गया अपने पास। दूसरा चीज मेरे को जो इस वेबसाइट का सबसे ज्यादा खास चीज लगता है, आप देखो यहां पे हम लोगों को पूरा स्टॉक के बारे में ना एक डिटेल्ड वर्जन आ गया। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए, अबाउट स्टॉक पूरा डिटेल में लिखा हुआ आ गया। इससे मेरे को क्या होता है ना, इससे मेरे को स्टॉक के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया। जैसे टाटा कंज्यूमर का आप यहां पे पढ़ो, आपको आइडिया लग गया। टाटा कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट लिमिटेड इज द लीडिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप। ठीक है, क्या चीज में काम करता है? फूड एंड बेवरेजेस में काम करता है। पूरा बिजनेस के बारे में एक पैराग्राफ अपने को लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कहां कहां ऑपरेट करता है वो भी लिखा आ गया, कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब चीज भी लिखा हुआ आ गया। ये नॉर्मल डेटा अवेलेबल है। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है कि एकदम नॉर्मल डेटा है। अब इसके ऊपर अपन जाते हैं, जैसे ही थोड़ा और ऊपर जाओगे, यहां पे देखो रीड मोड का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने रीड मोड में क्लिक किया, अब मेन डेटा तो अब खुल के आया। जैसे ही मैंने रीड मोड में क्लिक किया, यहां पे देखो ये मेन डेटा खुल के आ गया। अबाउट अस के बाद की पॉइंट, की पॉइंट में क्या क्या निकल के आ गया? की पॉइंट में देखो क्या क्या निकल के आ गया। इसका ब्रांड्स है, इसके अंदर में क्या क्या ब्रांड चलता है जो फेमस ब्रांड है। इसके अंदर में ब्रांड चलता है टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टेक्ली करके कोई है, मान लो यूके का कोई ब्रांड है वो हो गया, और कनाडा में ब्रांड है, वाटर का इसका ब्रांड हो गया, 8 o'clock ब्रांड हो गया, टाटा का और भी आ गया। ये देखो ये इसका मेन प्रोडक्ट का लिस्ट है, ये यहां पे आ गया। ठीक है, लिस्ट के साथ साथ, इस लिस्ट के साथ साथ आप लोग खुद देखिए, वेबसाइट में देखिए, खुद देखिए क्या लिखा हुआ है। इस लिस्ट के साथ साथ देखिए लिख लिया गया है। ठीक है, क्या क्या है इसमें खासियत, क्या क्या? जैसे हिमालय का है, क्या क्या बोलते हैं, नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड इन इंडिया आ गया, लिखा हुआ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद टाटा सॉल्ट लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन इंडिया, ये आपको पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एटलीस्ट ना हम लोग को एक आइडिया लगता है कि हम लोग जिस चीज में पैसा डाल रहे हैं वो कहां से पैसा कमा रहा। ये अबाउट अस सेक्शन में पता लगता है। ये अबाउट अस सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये पूरा ये सेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। अब इसको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा, देखिए जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, हाँ यहां पे ये देखिए, अब मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, ये देखिए और आ गया, और इसके बारे में डिटेल्स आ गया। क्या डिटेल्स आ गया? देखो जियोग्राफिकल रेवेन्यू। अब भाई कहां कहां से पैसा बनता है ना वो भी यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्या क्या मेंशन किया हुआ है? यहां पे देखो 76% और यहां पे देखो 24% मेंशन किया हुआ है। यहां तक क्लियर है? हर किसी को क्लियर है, हाँ या ना? एक बार बताते रहना, साइड में चैट्स में लिखते रहना। दिख रहा है ट्रेडर्स? हाँ या ना? एक बार बताते रहना। जितना आप लोग मैसेज करते रहोगे मेरे को क्लियरिटी होता रहेगा, आप लोग भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है,
यहां तक दिखा अपने को, दिखा कि यार कंपनी का ज्यादातर मार्केट कहां पे। सर इससे क्या आइडिया लगेगा, इससे ये आइडिया लगेगा कि कल को कोई इंडिया का इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो तो इस कंपनी में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है अभी अपने हाल फिलहाल में देखा होगा, जब बांग्लादेश वाला मैटर हुआ, जब बांग्लादेश वाला मैटर हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इंपैक्ट पड़ा ही पड़ा, साथ में एक एफएमसीजी प्लेयर है उसको बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, मारिको। मारिको में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, रफली रफली मारिको 11% के आसपास गिर गया था, 11 या 7% गिर गया था। क्यों? क्योंकि मारिको का 11% बिजनेस बांग्लादेश से आ रहा था। यह जियोग्राफिकल डेटा पता होना जरूरी है, मैं मानता हूं जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए सर, जियोग्राफिकल डेटा हो गया, और क्या पता चल रहा है, ये देखो रेवेन्यू मिक्स में आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज से इसका रेवेन्यू आ रहा। ठीक है, और ये FIS 24 का है, ये देखो H1 लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बताऊंगा H1 क्या होता है और H2 क्या होता है। बेसिकली जब भी आप फाइनेंस देखते हैं कोई भी कंपनी का, तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जो रिजल्ट आता है कंपनी का वो कब आता है, वो हर क्वार्टर आता है। हाँ या ना? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होता है, Q1, Q2, Q3, Q4। रिजल्ट कोई भी कंपनी का जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आज हम लोग जैसे टाटा कंज्यूमर का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक चीज क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट हर क्वार्टर आता है, बट जो आपका बैलेंस शीट डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो क्या बेसिस पे होता है, वो हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। ये जो H1 लिखा हुआ है, ये H1 लिखा हुआ है, ये हाफ ईयरली बेसिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाफ ईयरली बेसिस पे आता है। हाफ ईयरली बेसिस मतलब क्या, हर 6 महीने में आता है। रिजल्ट साल में 4 आता है, बैलेंस शीट अपग्रेडेशन साल में 2 बार होता है। ये बात याद रखना जब भी कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तब। यहां पे देखो अपने को आया इंडियन बेवरेजेस से 37%, इंडियन फूड से 28%, यूएस कॉफी से 10%, इंटरनेशनल टी से 15%, टाटा कॉफी इंक्लूडिंग वियतनाम से 10%। ये अपने को और डिटेल समझ में आ गया। ठीक है, अपने को यहां पे देखोगे ब्रांड वर्सेज नॉन ब्रांडेड वर्सेज नॉन ब्रांडेड, 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम ब्रांडेड फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस एंड द रेस्ट 10% कम फ्रॉम नॉन ब्रांडेड बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये अपने को थोड़ा कंपनी के बारे में और डिटेल मिल गया। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल काफी है क्या, मैं अभी भी बोलूंगा आपको नहीं है काफी, आप और डिटेल्स देखिए। आप और डिटेल्स देखने के लिए क्या किए, आप इसको ड्रैग किए। ठीक है, आप इसको ड्रैग डाउन करो, आप यहां पे चलो, ये देखो और डिटेल्स पता लग गया। भाई आजकल स्टारबक्स का अलग क्रेज चल रहा है इंडिया में, लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, स्टारबक्स का क्रेज चल रहा है। यहां पे देखो स्टारबक्स, स्टारबक्स के बारे में जो भी टाटा का उसके साथ जो भी काम चल रहा है वो डिटेल्स आ गया। 49 सिटीज में वो डिटेल्स आ गया। F1 मतलब H1 F24 यानी हाफ ईयरली का क्या है, यहां पे वो आ गया। 370 स्टोर्स है वो ओपन आ गया, वो आ गया। फिर उसके बाद टाटा कॉफी इंक्लूडिंग वियतनाम, वहां का क्या चला वो पूरा आ गया। आगे देखो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में जो जो होगा वो सब आपको ये अबाउट सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार खुद एक बार अबाउट सेक्शन को एक बार अपने से स्क्रॉल करके देखो एक बार पूरा, ये अबाउट सेक्शन को पूरा एक बार अपने से स्क्रॉल करके देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यहां पे देखिए आपको पूरा अबाउट सेक्शन दिखेगा, पूरा हर एक चीज दिखेगा। ठीक है, लास्ट में देखिए, लास्ट वाला चीज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा। एक बार 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार पूरा ओपन करके देखिए, एक बार अपने से देखिए, एक बार पूरा ओपन करके अबाउट सेक्शन। ये मेहनत वाला काम है ये सब। पहले अब आप लोगों को कम मेहनत करना पड़ रहा, पहले क्या करना पड़ता था भाई, पहले तो कंपनी का वेबसाइट भी ढंग से अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, तो पहले तो यार बहुत अलग अलग लेवल पे एनालिसिस करना पड़ता था। मान करके चल लो भाई, पहले का अगर एनालिसिस देखोगे, पहले तो कंपनी का यहां पे वेबसाइट खोलो, वेबसाइट खुलेगा, वेबसाइट अब जब ओपन होगा यहां पे इन्वेस्टर पॉइंट में जाओ, यहां पे कंपनी का ओवरव्यू देखो, ये सब चीज देखो, यहां पे देखना पड़ता था। अब आपको वेबसाइट में नहीं देखना है, अब तो आपका पूरा काम क्या हो रहा, अब तो आपका पूरा काम कहां गया टाटा कंज्यूमर, यहां पे ही हो रहा, आपका पूरा काम तो आपका इस स्क्रीन पे ही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब किसी को? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये अबाउट के बारे में पता लगा, ये अबाउट के बारे में पता लगा हर किसी को, हाँ या ना? मेरे को जवाब देते जाओ, मेरे को जितना जवाब मिलेगा उतना मैं मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊंगा, फटाफट जवाब देते जाइए। यस सर, हाँ सर, क्या आया, व्हाट अबाउट, ठीक है, यस सर, यस सर, क्लियर है सभी को, क्लियर है? ठीक है, अब आगे का पॉइंट्स पे जाते हैं। अब ना एक प्रॉब्लम होता है गाइस, अब आप लोग भी रिलेट करोगे, जब भी हम लोग कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, सर अपन इन्वेस्ट तो कर दिए सर,
अब क्या दिक्कत होता है ना सर, हम लोग वर्किंग क्लास आदमी हैं, हम लोगों को काम पे जाना रहता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्या आप उसका हर न्यूज को ट्रैक कर पाते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दो, नहीं ट्रैक कर पाते हो। क्या आप देख पाते हो क्या कंपनी का क्या न्यूज आ रहा है, कंपनी में कब भाई वारंट इशू हुआ है, कंपनी में भाई कब भाई बोनस इशू होने वाला है, कंपनी में कब शेयर बाईबैक का न्यूज आ रहा है, कंपनी में कब कोई इंसिडेंट हो गया उसका न्यूज आ रहा, वो ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं है डिफिकल्ट? आपको मेरे लाइफ के बारे में आज के टाइम में डिटेल चाहिए भाई, इंस्टाग्राम जाओगे, खोलोगे, मनीष सिन्हा को फॉलो कर लोगे, मनीष सिन्हा का जो लाइफ में हो रहा है वो डालते रहता है। बट सिमिलरली कंपनी का तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे देखो स्क्रीनर पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जो स्टॉक्स को देखना है वहां पे खोलो, यहां पे फॉलो बटन दिख रहा होगा, देखो फॉलो बटन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको सिंपली यहां से फॉलो कर लेना है। फॉलो हो गया। अब जब मैंने इसको फॉलो कर लिया, तो अब जब भी स्क्रीनर के मैं होम पे जाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं होम पे जाऊंगा, यहां पे देखो जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगा, ठीक है, मेरे वॉच लिस्ट में वो ऐड हो गया। फॉलो कर लिया मतलब क्या, वो मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, उससे रिलेटेड जब भी कोई न्यूज आएगा वो मेरे को यहां पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहां पे पहले से मेरा जैसे एसोसिएट अल्कोहल में मैं इन्वेस्टेड हूं, न्यूज आ गया, एचसीएल टेक का न्यूज आ गया, एचसीएल टेक न्यूज, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स न्यूज, राम रतन वायर्स न्यूज। ठीक है, तो ये आपके लिए कैसा चीज रहा, ये बहुत मस्त चीज हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको कोई भी न्यूज ट्रैक करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुछ भी फलाना ढिमकाना, कोई भी न्यूज जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, कोई भी न्यूज, या फिर कंपनी अपने तरफ से कोई न्यूज इशू कर रहा है, कोई वारंट इशू कर रहा है, तो ये सारा चीज का न्यूज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? हर किसी को क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तो मजा अब आएगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अब आएगा मजा। ठीक है, फिर से मैं ओपन करता हूं। ओके, यहां तक क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार प्लीज बता दो, एक बार प्लीज बता दो, अभी तक क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, फॉलो वाला बटन के बारे में भी पता लग गया, तो अब आप लोगों को मेरे से पूछने का जरूरत नहीं है, अरे सर ये 10% क्यों गिरा है, देख लो कुछ न्यूज आया तो गिरा होगा। और अगर न्यूज नहीं आया है, कोई जियोग्राफिकल टेंशन से गिरा है, तब आपको पहले से कोई भी स्टॉक का जियोग्राफिकल डेटा के बारे में पता होना चाहिए, जियोग्राफिकल रेवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कौन से कंट्री से कितना कमा रहा है। अगर कोई स्टॉक यूक्रेन से अपना 80% कमा रहा है और यूक्रेन में मैटर चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट का बात है कि स्टॉक्स में भी भारी सेलिंग आएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को और अच्छे से देखते हैं, अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब यहां तक का हुआ। अब देखो ये जो होता है ना, ये मेरा पहला बॉक्स होता है, ये मेरा पहला बॉक्स है। ठीक है, ये मेरा पहला बॉक्स है। आप लोग जब अपने में ओपन करोगे, आप लोगों को ऐसा बॉक्स दिख रहा है क्या सेम टू सेम? नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। आप लोग में कुछ कुछ रेशियोज होंगे, इनको क्या बोला जाता है? मार्केट कैप, स्टॉक पी, आरओसी, ये सब ना हमारे रेशियोज है। ये सब जो भी लिखा हुआ है, जैसे मार्केट कैप में आपको हर चीज पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, मार्केट कैप, स्टॉक पी, आरओसी, आरओई, बुक वैल्यू, करंट प्राइस, ईपीएस, प्लेज, क्या बोलते हैं, प्लेज्ड परसेंटेज, हर चीज ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब चीज अपन देखेंगे। ये मेरा क्राइटेरिया है, तो मैं इसको ऐसे सेट करके रखता हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर सेट करके रखता हूं मतलब क्या, हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब आपको दिखा रहा हूं। आपको क्या करना है ना गाइस, आपको जाके यहां पे सर्च करना है। यहां पे देखो एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये बॉक्स दिख रहा है स्क्रीन पे, सबका मार्क कर दिया मैंने, देखो यहां पे एक बॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स में जाके आपको सर्च करना है, जो भी रेशियो आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, देखो यहां पे ना कहीं पे डेप्ट नहीं लिखा हुआ है, यहां पे डेप्ट टू इक्विटी है, डेप्ट टू इक्विटी है, बट डेप्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं डेप्ट में। ठीक है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये देखो जैसे ही डेप्ट में आया, मैं डेप्ट पे क्लिक करूंगा, देखो डेप्ट का रेशियो ऐड हो गया, हुआ ऐड हुआ, डेप्ट का रेशियो ऐड हुआ। यहां पे देखो जैसे ही मैंने डेप्ट पे क्लिक किया, यहां पे देखो आपको दिखेगा डेप्ट का रेशियो ऐड हो गया, हुआ डेप्ट का रेशियो ऐड। ठीक है, तो अपने में एक बहुत पावरफुल टूल है, आप कोई भी रेशियो ऐड कर सकते हो। अब आप में से कोई उठ के आएगा, बोलेगा सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि कितना रेशियो होता है, यह भी बोला जा सकता है। कोई उठ के आके बोल देगा सर मेरे को तो पता ही नहीं है कितना रेशियो होता है, तो मैं आपको बोलूंगा यहां पे ये ऑप्शन दिखता होगा आपको, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एडिट रेशियो, सभी को दिख रहा है? आप जाइए एडिट रेशियो पे क्लिक करिए, एडिट रेशियो पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप एडिट रेशियो पे क्लिक किए और आप देखो कितना सारा रेशियो आ गया, दिख रहा है आपको?
अब आप स्क्रीन में देखो कितना सारा रेशियो आ गया। यहां पे देखो, जब आप रेशियो देखने जाओगे, सेल्स आ गया, ओपीएम आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, सेल्स आ गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट क्वार्टर आ गया। देखो इतना सारा रेशियो आ गया, आया। यहां पे देखो इतना सारा रेशियो आ गया, और मैं फिर आपको बोलता हूं ये रेशियो अभी भी आधा है। अभी भी ये जो रेशियो आप पढ़ रहे हो, ये जो रेशियो आप देख रहे हो, ये अभी भी आधा है। इससे भी ज्यादा रेशियो है। आप बोलोगे सर इससे ज्यादा रेशियो है, कहां पे है, दिखा दो। दिखाता हूं, ये देखिए, थोड़ा सा टाइम दो, सब चीज दिखाऊंगा। ये देखो अलग अलग कैटेगरी में, ये तो है खाली, यहां पे देखो ये तो है केवल मोस्ट यूज्ड रेशियो, ये तो है मोस्ट यूज्ड रेशियो। जब आप लोग एनुअल पीएनएल में जाओगे, मैं दिखाता हूं, एनुअल पीएनएल में जाओ, आपका रेशियो और बढ़ गया, इबिटा आ गया। ये देखिए यहां पे इबिटा आ गया, ठीक है, यहां पे इबिट आ गया, ठीक है, यहां पे देखो सेल्स पे मतलब आ गया, यहां पे और भी अलग अलग चीजें यहां पे ऐड हो गई, ठीक है, यहां पे देखो और भी अलग अलग चीज ऐड हो गई, टैक्स बिफोर, टैक्स आफ्टर, अलग अलग चीजें ऐड हो गई। जब आप बैलेंस शीट्स में जाओगे, ठीक है, जब आप बैलेंस शीट में क्लिक करोगे, आपका और रेशियो निकल के इसमें थोड़ा मोड़ा ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सारा रेशियोज होता है। अगर आपके मन में किसी को कंफ्यूजन है कि सर मैं तो यहां पे रेशियो देख नहीं पा रहा हूं, कहां गया मोस्ट यूज्ड, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर मैं वहां पे एडिट करके तो रेशियो नहीं देख पा रहा हूं, आप ये यहां पे जाके ना डायरेक्टली इतना सारा रेशियोज को देखो। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ना कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, मेरे को कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखना है, फलाना देखना है, ढिमकाना देखना है, ये देखो हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, 5 ईयर, सेल्स ग्रोथ 10 ईयर, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, ईबीटा 5 ईयर, 7 ईयर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार एडिट रेशियो में क्लिक करो, आप लोग भी अपने स्क्रीन पे देखो एक बार, फटाफट एडिट रेशियो पे क्लिक करके आप लोग भी अपने स्क्रीन पे देखिए एक बार गाइस, एक बार देखिए, एडिट रेशियो पे क्लिक करिए, एक बार आप लोग भी देखिए, एक बार वो लिस्ट को देखिए, अपने आंख से देखिए एक बार सारा लिस्ट। देख चुके सर, सबको ही देखो एक बार, सबको ही देखो एक बार, सबको ही देखो, क्लियर आइडिया लगेगा। एक बार अपने से देखो, अभी पढ़ा रहा हूं तो हर चीज का डाउट सॉल्व करूंगा। एक बार अपने से देखो, खोलो उस लिस्ट को, खोलो एक बार अपने से देखो एक बार लिस्ट। देख लिए सर, मेरे को सबका जवाब चाहिए, जतिन जैन का जवाब आया, मेरे को सबका जवाब चाहिए। एक बार वो लिस्ट को देखो, आराम से लो, टेक योर टाइम, लिस्ट को एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है, टेक योर टाइम। फंडामेंटली कोई भी स्टॉक्स को एनालिसिस कर रहे हैं तो अपना टाइम लीजिए, एक बार लिस्ट को अच्छे से देखिए एक बार, ठीक है। अब समझ में आया कितने टाइप का रेशियोज होता है, कितने टाइप का लिस्ट में नंबर्स होता है। अभी तक तो आप लोग इतना नंबर्स देख रहे थे, क्यों, क्योंकि इतना नंबर मैंने दिखाया था। अभी समझ में आया, फटाफट समझ में आया, सब बताऊंगा करण, धीरे धीरे सब बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ना, ये मेरा चेकलिस्ट है, ये मेरा चेकलिस्ट है। किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करना होता है मेरे को, किसी भी स्टॉक्स को, तो मैं ये चेकलिस्ट देखता हूं, ठीक है। उस चेकलिस्ट में से मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसके बाद ये सारा पार्ट्स मैं वॉच करता हूं स्टॉक्स का, कि अरे यार ये स्टॉक आखिरकार मेरा पढ़ने लायक है भी कि नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग भी अपने में एक एक करके ये सब चीज ऐड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब एक बार इसको नीचे करते हैं, देखना हर चीज बताऊंगा, ठीक है। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, कहां गया वाला बॉक्स, हाँ। अब कोई भी स्टॉक मेरा पढ़ने लायक है कि नहीं है, वो मेरे को पहला बॉक्स से पता चला जो मैंने अपने बाय डिफॉल्ट बनाया है। दूसरा मेरे को पता लग जाता है इन बॉक्स से, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बॉक्स से मेरे को आइडिया लग जाता है, मैं सब पढ़ाऊंगा, एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। ये बॉक्स से मेरे को आइडिया लग जाता है कि भाई स्टॉक्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं, स्टॉक्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं, ये मेरे को ये बॉक्स से पता लग जाता है, ठीक है। अगर भाई मेरे को इन्हीं सब नंबर्स निगेटिव दिखने लग गया ना, ये सब नंबर्स मेरे को निगेटिव दिखने लग गया, निगेटिव दिखने लग गया, निगेटिव दिखने लग गया, तो भाई मैं स्टॉक्स को आगे नहीं पढ़ूंगा,
मैं स्टॉक्स को आगे नहीं पढ़ूंगा। मेरे को कोई भी स्टॉक्स को अगर पढ़ना है ना भाई, मेरे को ये सारा नंबर्स पॉजिटिव चाहिए। ये सब नंबर देखो पॉजिटिव है, अच्छे से पॉजिटिव है, तो अपने को अच्छा दिख रहा है। हाल फिलहाल में आपको पता होगा हम लोगों ने एक और स्टॉक देखा था। जो भी स्टॉक्स का नाम ले रहा हो भाई भाई पढ़ाने के लिए ले रहा हो, किसी में बिना अपना रिसर्च किए इन्वेस्ट मत कर लेना। ये देखो ग्रेविटा इंडिया, हाल फिलहाल में भी अपन ने इन्वेस्ट किया ना। क्यों इन्वेस्ट किए? क्यों इन्वेस्ट किए? आप इनका नंबर्स जाके देखो यार, कितना रैपिड नंबर्स है, कितना अच्छा नंबर है। ये सब नंबर्स देखो, ये सब नंबर्स देखो, ये सब नंबर्स देखो, ये सब नंबर्स देखो, क्या ही अच्छा नंबर है। तो कोई भी स्टॉक्स को डिटेल्ड में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये अपने को ये डेटा बता देता है, ये डेटा बता देता है, ये डेटा बता देता है, ये डेटा बता देता है कि स्टॉक्स में अपन पढ़ने में अपना 5 मिनट लगाए, कि स्टॉक्स को पढ़ने में अपन अपना 2 दिन 3 दिन का टाइम दे, वो ये डेटा बता देगा। ठीक है, तो अब आप लोग भी देखो अपना फेवरेट स्टॉक्स में डेटा खोल के देखो कि वो स्टॉक्स पढ़ने लायक है कि नहीं है। आप लोग भी अपने में ये चीज डेटा खोल के देखोगे। ठीक है, आप लोगों को भी ये डेटा ओपन करके देखना है, सभी को देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बार बार ना अगर आप देखोगे ना, एक चीज का हमेशा बात होता है, ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का, ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का, हर पॉइंट्स को अब धीरे धीरे करके अपन टैकल करेंगे। सबसे पहला चीज गाइस, सबसे पहला चीज, हर चीज बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एक छोटा सा रिसर्च करो ना भाई, एक छोटा सा रिसर्च करो। चलो साथ मिलकर रिसर्च करते हैं। एक छोटा सा गूगल में जाके करो, रिलायंस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन डॉलर। फटाफट करिए, फटाफट करिए, लिखिए, जाके सर्च करिए। मैं हर किसी को बोल रहा हूं, जाके सर्च करो रिलायंस मार्केट कैप इन ट्रिलियन डॉलर। चलो सर्च कर लेते हैं। ठीक है, कितना है ये? 20 ट्रिलियन INR है। इसको डॉलर में देखते हैं, डॉलर में कितना है। एक ट्रिलियन का भी हुआ है क्या अभी? रिलायंस देख लेते हैं। 357 बिलियन, 357 बिलियन है। अब ये मैंने क्यों आपको सर्च करवाया? आपको जवाब देना है, बहुत बड़ा जवाब देना है, इसी के लिए मैंने सर्च कराया। एक काम करो, एक छोटा सा चीज करो। ठीक है, एक बार गूगल जाके लिखना, एक छोटा सा चीज सर्च करना, टॉप 10 कंट्रीज मार्केट कैप। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज मार्केट कैप। ठीक है, थोड़ा सा रियलिटी पता लगेगा। ओके, एक छोटा सा चीज सर्च करना, टॉप 10 कंट्रीज मार्केट कैप। ओके, एक छोटा सा चीज गूगल पे सर्च करना, आपको दिखेगा यूएसए का मार्केट कैप कितना है? कितना है? 56 ट्रिलियन। ठीक है, ये यूएसए का मार्केट कैप हो गया, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। चाइना का कितना है? 6.287 ट्रिलियन। जापान का कितना है? 4.855 ट्रिलियन। इंडिया का कितना है? 4.624 ट्रिलियन है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, सर ये आप क्यों बता रहे हो? इमेजिन अ कंडीशन, जब इंडिया नंबर 3 पे जाएगा, इमेजिन अ कंडीशन जब इंडिया नंबर 2 पे जाएगा, मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ेगा, हाँ या ना? इंडिया का मार्केट कैप तेजी से बढ़ेगा। इंडिया का मार्केट कैप तेजी से बढ़ेगा मतलब क्या? स्टॉक्स का मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये चीज सोचो, इंडिया का मार्केट कैप तेजी से बढ़ेगा मतलब क्या? स्टॉक्स का भी मार्केट कैप बढ़ेगा। यूएस में आज के टाइम पे 56 ट्रिलियन इतना ज्यादा क्यों है? क्यों है? क्योंकि भाई यूएस में ट्रिलियन डॉलर्स कंपनीज भी काफी सारी है, इंडिया में नहीं है, यूएस में तो है कम से कम। ये भी सोचो, ये भी दिमाग लगाओ। ठीक है, तो मैं हर बार ना एक चीज करता हूं, मैं आपको एक बार जब भी मैं यहां पे ओपन करता हूं, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स को जब अपन स्टडी करते हैं ना भाई, तो मार्केट कैप जरूर से देखते हैं। कोई भी स्टॉक्स को हम लोग स्टडी करते हैं तो मार्केट कैप जरूर से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट,
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। क्या क्या तीन टाइप हो गया, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है, मैं ये पिरामिड आपके लिए बना देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो भी कंपनी 5,000 करोड़ से 5,000 करोड़ से लेस है वो हमारा हो जाता है स्मॉल कैप। ठीक है, जो भी कंपनी मिड कैप में कौन आता है, 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक वाला मिड कैप में आ जाता है। ठीक है, और 20,000 करोड़ से प्लस वाला आपका हो जाता है लार्ज कैप, ये बोला जाता है। बट मैं प्रैक्टिकली भाई, अभी इंडिया बहुत छोटा है यार, मान लो, मैं तो मान रहा हूं छोटा है, अभी तो 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हुआ है। मान लो इंडिया का इकोनॉमी 10 ट्रिलियन का किसी दिन पहुंचेगा, और वो जरूरी नहीं है कि भाई, ऐसा भी नहीं है कि 25-30 साल लग जाए, क्या पता भाई बहुत जल्दी मूव आया है इंडिया में बहुत जल्दी। तो मैं पर्सनली मान करके चलता हूं भाई, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 मार्केट कैप होती है। एक जो गवर्नमेंट बोलता है लार्ज, एक मिड, एक स्मॉल और एक माइक्रो। मैं माइक्रो भी एनालिसिस करता हूं। ठीक है, लार्ज कैप, जो भी लार्ज कैप, अब मैं पर्सनली मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया है। लार्ज कैप में उन्हीं को बोलता हूं भाई जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो। मैं बोलता हूं, मैं पर्सनली बोलता हूं, गवर्नमेंट का रूल क्या है, 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो लार्ज कैप आ गया। मैं मानता हूं कि भाई, मैं एज ए इन्वेस्टर मैं ये मान करके चलता हूं, इंडिया का अभी बहुत कम है भाई मार्केट कैप। इंडिया का खुद का मार्केट कैप है 4.6 ट्रिलियन। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 10 ट्रिलियन तक जाएगा, और अगर 10 ट्रिलियन तक जाएगा तो भाई मैं लार्ज कैप एक्सपेक्ट करता हूं जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो या फिर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो। जैसे रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज है, मैं उनको ही लार्ज कैप मान रहा हूं, मैं उनको लार्ज कैप मान रहा हूं। ठीक है, दूसरा मिड कैप मैं किसको मानता हूं, 1 लाख करोड़ से जिसका कम हो गया मार्केट कैप, भाई लेस देन 1 लाख करोड़, मैं उसको मिड कैप मान लेता हूं। स्मॉल कैप में किसको मान लेता हूं, लेस देन 20,000 करोड़, जो जिसका मार्केट कैप लेस देन 20,000 करोड़ से नीचे हो जाए, मैं उसको स्मॉल कैप मान लेता हूं। और जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो जाए, वो मेरे लिए हो जाता है माइक्रो कैप। ठीक है, ये होता है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को डिवाइड करना। सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है भाई इन दो में, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में सबसे हाई पोटेंशियल होता है। क्यों, जिसका मार्केट कैप आज के टाइम पे 5,000 करोड़ चल रहा है, कल को अगर उसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ होगा ना, तो इमेजिन करो उसका शेयर्स में कितना मतलब शेयर्स उसका कितना अप्रिशिएट करेगा। इमेजिन करो उसका कैपेक्स कितना इंक्रीज करेगा। अभी मैंने वर्ड यूज किया कैपेक्स, मुझे पता है आप में से 90% लोगों को कैपेक्स के बारे में नहीं पता होगा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। उसका कैपेक्स कितना इंप्रूव करेगा, इमेजिन करो उसका एसेट क्वालिटी कितना इंप्रूव करेगा। और अगर उसका एसेट क्वालिटी, उसका कैपेक्स सब इंप्रूव करेगा, उसका कैश फ्लो सब इंप्रूव करेगा, उसका प्रॉफिट इंप्रूव करेगा, तो भाई बाय डिफॉल्ट उसका शेयर प्राइस कितना इंप्रूव करेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये टाटा कंज्यूमर है। ठीक है, एक चीज समझ पाए क्या मैं बोलना चाह रहा था, सबको समझ में आया, एकदम सिंपल शब्द में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, एकदम नॉर्मल। फिर से मैं आपको बोलता हूं, देखो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मार्केट कैप के ऊपर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मार्केट कैप के ऊपर स्टॉक्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी आता है लार्ज कैप, दूसरा कैटेगरी आता है मिड कैप, तीसरा कैटेगरी आता है स्मॉल कैप। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जिसका मार्केट कैप ओके 20,000 करोड़ से प्लस हो, 20,000 करोड़ से प्लस हो, वो लार्ज कैप हो जाता है। गवर्नमेंट ये बोलता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में रहे, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है मिड कैप। और गवर्नमेंट क्या बोलता है, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से के अंदर हो, 5,000 करोड़ के अंडर हो, उसको बोल दिया जाता है स्मॉल कैप। मैं नहीं मानता हूं इस बात को। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है भाई। अभी इंडिया का डेटा आपको मैंने अभी ये डेटा दिखाया, ओके, अभी मैंने आपको ये डेटा दिखाया, यूएस 56 ट्रिलियन पे बैठा है। इंडिया जो पहले इस नंबर में नहीं था, अभी नंबर 4 पे बैठा है विथ 4 पॉइंट, यहां पे 4.6 ट्रिलियन मार्केट कैप।
अब जिस दिन इंडिया नंबर 2 पे जाएगा, इंडिया का मार्केट कैप अगर 2 ट्रिलियन से भी बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा उसके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंक्रीज होने की वजह से। और मैं अभी इंडिया में कोई भी कंपनी को, मैं पर्सनली अपने एनालिसिस के तौर पे कोई भी कंपनी को मैं नहीं मान करके चल रहा हूं कि भाई वो कोई कंपनी लार्ज कैप है। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग ये चीज नोट डाउन कर लेना, लार्ज कैप कंपनी मैं उनको बोल रहा हूं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से प्लस हो, 1 लाख करोड़ से प्लस हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, अभी यहां पे टाटा कंज्यूमर 1 लाख करोड़ से प्लस है। मैं मिड कैप किसको मानता हूं? जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में रहे। मैं स्मॉल कैप किसको मानता हूं? 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ वाला कंपनी। और इसके अलावा मैं एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करता हूं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो कैप। माइक्रो कैप मतलब क्या? जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम हो, ये मेरे लिए हो गए माइक्रो कैप। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो ये इनमें है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर्स में। क्यों है इनमें पोटेंशियल? इमेजिन अ कंडीशन, आज कोई शेयर का मार्केट वैल्यू, आज कोई शेयर का मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, ठीक है। कल को भाई जब शेयर्स 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ जाएगा, उसका में ग्रोथ आएगा, उसका कैपेक्स बढ़ेगा, उसका एसेट एक्युमुलेशन बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा, उसका बोल सकते हो आप लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। और अगर ये सब चीज बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। इसी के लिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए यंग इन्वेस्टर, मैं इन दोनों को जरूर से देखता हूं। यहां तक क्लियर है? हर किसी को क्लियर हुआ अब बात? हाँ या ना? एक बार बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे देखेंगे बट अच्छे से देखेंगे। लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। फटाफट बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं। मार्केट कैप आपको समझ में आ गया। अब अपन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर दो होता है। एक होता है ये ROC और एक होता है ROE, ठीक है। देखो भाई, जब भी हम लोग कोई भी कंपनी को स्टडी करते हैं, हम लोगों के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो होता है ना ट्रेडर्स, वो होता है ROCE और ROE का रेशियो। अब ROCE और ROE के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं आपका ये कंफ्यूजन एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर करता हूं। मान लो ROCE में यहां पे लिख देता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं ROE। मान लीजिए आज क्लास में ना मनोज सर, ठीक है, चलो मनोज सर ने एक कंपनी स्टार्ट किया, ये कंपनी स्टार्ट हुआ। ये कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मनोज सर ने खुद का इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, मनोज सर ने किया 50 रुपए का, ठीक है। अब मान लो मनोज सर ने मार्केट से डेप्ट उठाया, कर्जा उठाया 25 रुपए का, ठीक है। और मनोज सर ने इक्विटी डाइल्यूट करके, इक्विटी बेच के कंपनी का पैसा रेज किया 25 रुपए, ठीक है। तो मनोज सर ने टोटल कितना पैसा रेज किया स्टूडेंट्स? फटाफट बताइए, यहां पे मेरे को सबका जवाब चाहिए। मनोज सर ने टोटल कितना पैसा रेज किया मार्केट से? कितना पैसा लगाया कंपनी में? कंपनी में टोटल कितना पैसा लग गया? कंपनी में टोटल पैसा लग गया 100 रुपए। टोटल पैसा कितना लगा कंपनी में? 100 रुपए लग गया। ओके, 50 मनोज सर का, 50 डेप्ट से, 50 इक्विटी से, ये 100 रुपए लगा। अब ये 100 रुपए के ऊपर जो भी रिटर्न बनेगा, ये 100 रुपए के ऊपर जो भी रिटर्न बनेगा वो हमारा ROCE हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा? ROCE। और ये जो इक्विटी जो बेच के जो पैसा 25 रुपया रेज किया गया था, जो शेयर होल्डर्स पैसा पे जो रिटर्न बनता है, जो इक्विटी बेच के पैसा रेज किया गया उस पे जो रिटर्न बनेगा वो हो जाएगा हमारा ROE। क्लियर हुआ ट्रेडर्स? सभी को डेफिनेशन क्लियर हुआ ROCE और ROE का? सभी को क्लियर हुआ ROCE और ROE का डेफिनेशन? हाँ या ना? एक बार जवाब दीजिए, फिर से जवाब दीजिए, हाँ या ना? क्लियर हुआ? आलोक को क्लियर हुआ? मेरे को सबका जवाब चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से, ठीक है, चलो फिर से एक बार बता देता हूं। देखो गाइस, जब भी कोई भी स्टॉक्स को अगर अपन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए। वो दो पॉइंट क्या होता है? एक होता है ROCE और एक होता है ROE। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं ROCE क्या होता है और ROE क्या होता है, मतलब मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं ROCE और यहां पे मैं लिख देता हूं ROE। मान लो आप में से कोई, मान लो आलोक ने एक कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आलोक ने अपना खुद का पैसा आई फॉर इन्वेस्ट किया 50 रुपए, ठीक है। आलोक ने मार्केट से कर्जा लिया या फिर बैंक से कर्जा लेके डेप्ट आलोक ने लिया
₹25 का। और आलोक ने इक्विटी बेचा, अपना कंपनी का कुछ इक्विटी बेचा और इक्विटी बेच के आलोक ने ₹25 मार्केट से रेज किया। तो आलोक का टोटल कितना पैसा आ गया आलोक के पास? आलोक के पास कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कंपनी रन करने के लिए टोटल पैसा आ गया ₹100। इस ₹100 पे जो भी अर्निंग आएगा, मान लो 1 साल बाद इस ₹100 पे जो भी अर्निंग आया, वो अर्निंग को हम लोग बोल देते हैं ROCE। वो अर्निंग को क्या बोलते थे परसेंट के टर्म्स में? ROCE। और जो भी ये इक्विटी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, इस पैसे पे जो अर्निंग आया उसको बोल दिया जाता है ROE। अब क्लियर हुआ ROCE क्या होता है और ROE क्या होता है ट्रेडर्स? फटाफट अब क्लियर हुआ? जिनको भी कंफ्यूजन था थोड़ा मोड़ा, नील सर जिनको भी कंफ्यूजन था, अब क्लियर हुआ सबको? अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? नील सर थोड़ा थोड़ा क्यों हुआ सर? ये तो बहुत इजी टॉपिक है। आप कोई धंधा कर रहे हो, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उस बिजनेस में ₹50 अपना डाल दिए, ठीक है? और आप उसी बिजनेस में ₹50 मान लो मेरे से ले लिया। आप उस ₹50 को आप मेरे से लेने के लिए आपने मेरे को अपना इक्विटी दे दिया, ठीक है? कि लो मनीष भाई, आप मेरे कंपनी का 10% इक्विटी रख लो, ठीक है? अब मान करके चल लो कि आपने जो टोटल आपके पास ₹100 हो गया, उस ₹100 पे आपने बनाया, उस ₹100 पे आपने बनाया मान लो ₹25। तो वो ₹25 आपका हो गया, 25% हो गया। वो 25% आपका पूरा टोटल कैपिटल पे जो निकला वो ROCE हो जाता है। और जो इक्विटी बेच के, मान लो जो आपने इक्विटी बेच के मेरे को ₹50 जो मेरे से लिया था, उस पे जो आप रिटर्न कमा रहे हो वो आपका ROE हो जाता है, ठीक है? एक बार फिर से देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सर कितना होना चाहिए? देखो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? सर कितना होना चाहिए ROCE? यहां पे देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सर कितना होना चाहिए ROCE और ROE? ये एक बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई? मैं पर्सनली मान करके चलता हूं, अभी इंडियन मार्केट को देखते हुए मैं मान करके चल रहा हूं भाई, मेरे को 15% से ऊपर चाहिए। मेरे को 15% से ऊपर चाहिए। ROE थोड़ा कम होता है हमेशा, ROCE थोड़ा ज्यादा होता है। मेरे को 15% से ऊपर चाहिए, ठीक है? मिनिमम मेरे को 15% से ऊपर चाहिए। अच्छा किसको बोलते हैं? 25+% वाले को अच्छा बोलते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है? क्वार्टर। यहां पे देखो ऊपर लिखा हुआ क्वार्टर, मैं उस पर क्लिक करता हूं, ठीक है? क्वार्टर्स में मैंने क्लिक किया। क्वार्टर मतलब क्या? कितना ml? क्वार्टर मतलब कितना ml? ये मत पूछ लेना कोई, सर क्वार्टर मतलब कितना ml हो गया, ठीक है? क्वार्टर मतलब क्या भाई? ओके, मतलब 3 महीने का हम लोग का गणित। ओके भाई, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है वो यहां पे होता है, ठीक है? क्वार्टर में मैं यहां पे गया, एक मैं आपको चीज दिखा देता हूं, डेटा पॉइंट दिखा देता हूं। हाँ देखो भाई, जब भी हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें ना हम लोग को ना ये वर्ड कई बार लिखा हुआ दिखेगा, ये वर्ड TTM। ये दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ है TTM। जब भी कोई भी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस के फॉर्म में देखते हो, और जब भी फंडामेंटल एनालिसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो हम लोगों को TTM लिखा हुआ बहुत बार दिखेगा। TTM मतलब क्या? एक इसका फॉर्मेशन अगर बोला जाए, एक इसका फॉर्मूला बोला जाए, या फिर इसका फुल फॉर्म बोला जाए, तो उसको बोला जाता है ट्रेलिंग टिल मंथ, ठीक है? ट्रेलिंग टिल मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लास्ट 4 क्वार्टर, यानी Q3 Q4, मान लो, सॉरी, लास्ट 4 क्वार्टर क्या क्या हो गया हम लोगों के लिए? अभी हमारा क्या क्वार्टर चल रहा है? अभी हमारा क्वार्टर चल रहा है Q3, मान लो Q3 हो गया, Q2 हो गया, Q1 हो गया, और 2023 का Q3 हो गया, Q4 सॉरी, ठीक है? तो TTML क्या बताता है बेसिकली गाइस? TTML को हम लोग बोलते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है TTML। जब भी आप लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे हो या फिर कभी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हो, ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट पे आपको TTML लिखा हुआ दिखेगा, ट्रेलिंग टिल मंथ। TTML बेसिकली क्या बताता है गाइस? कि लास्ट 4 क्वार्टर का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट क्या है, लास्ट 4 क्वार्टर का एक्यूमुलेटेड आंसर क्या है। जैसे अभी के मार्केट में देखा जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2024 का Q3, 2024 का Q2, 2024 का Q1 और 2023 का Q4, ठीक है? ये हम लोगों का, ये जो लास्ट 4 डेटा पॉइंट को ऐड किया जाता है, उससे हम लोग का TTML पता लगता है।
ये क्लियर रखना, ये पॉइंट हर बार क्लियर रखना, ये नहीं है सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है ये सब पॉइंट, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते चीजों को और अच्छे से देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यहां पे क्वार्टरली ग्रोथ का। जब भी भाई देखो क्वार्टरली ग्रोथ अपने को उसमें भी हेल्प करता है, जब भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोई स्टॉक का लास्ट 3 क्वार्टर या फिर लास्ट कुछ प्रीवियस क्वार्टर से अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लग गया है तो आपको उसका शेयर प्राइस में भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं जब भी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन कोई स्टॉक में बना रहे हो ना, तो एक बार उसका क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस भी जरूर से देखना। अब जब क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस का बात आता है, ठीक है, हम लोगों को यहां पे ट्रेडर्स मल्टीपल चीज देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये देखो, यहां पे हम लोगों को मल्टीपल चीज, मल्टीपल रेशियोज देखने को मिल जाता है, मिल रहा है, ठीक है। यहां पे सेल्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, ऑपरेशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ओपीएम हो गया, अदर इनकम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, टैक्स हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जब भी यहां पे देखो हम लोगों का डिप्रिसिएशन का भी बात हो रहा है, बहुत फैक्टर्स होता है। जब भी हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट एंड ग्रोथ या फिर कोई भी कंपनी का जब प्रॉफिट एंड ग्रोथ का बात आ जाता है, 2 पॉइंट आता है, एक आता है इबिट और एक आ जाता है इबिटा। इबिटा आप लोगों ने शार्क टैंक में बहुत बार देखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने शार्क टैंक में बहुत बार देखा होगा ये वर्ड कि आपका कंपनी का ईबिट क्या चल रहा है, ईबिटा क्या चल रहा, ठीक है। सिंपल है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ये सब फलाना ढिमकाना, उसके पहले का जो भी अर्निंग रहता है, ठीक है। जैसे यहां पे हो गया अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट और टैक्स, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका ईबिट हो गया। ईबिटा क्या हो जाता है, उसमें 2 पॉइंट और ऐड हो जाता है, डिप्रिसिएशन ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फैक्टर है, ये हम लोगों को आज के टाइम में याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको यहां पे दिख जाएगा। यहां पे आप जाओ, यहां पे आप सर्च करो, सर्च करके आप डाल दो, जैसे ये देखो, यहां पे ये डाल दो, यहां पे आपका आ जाएगा कोई भी फैक्टर, ईबिट भी आपको डालना होगा, आप यहां पे सर्च करो, डाल दो, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अपने को दिख जाएगा, ये रेशियो है, ये रेशियो में दिख रहा, ये अमाउंट में दिख रहा, ठीक है, ये अमाउंट में दिख रहा। अब आप बेसिकली जब भी क्वार्टरली प्रॉफिट पे जाते हो, ये देखो, जब भी हम लोग क्वार्टरली गए, यहां पे देखो मल्टीपल फैक्टर्स के साथ अपने को देखो यहां पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ दिख रहा। नेट प्रॉफिट कब, जब टैक्स हटा लो, डिप्रिसिएशन हटा लो, इंटरेस्ट हटा लो, ये देखो इंटरेस्ट हट गया, डिप्रिसिएशन हट गया, टैक्स हट गया, ठीक है। तो अपने को कंपनी का नेट प्रॉफिट दिख रहा। भाई कंपनी पहले 200 करोड़ का किया, मान लो जून 2021 में, फिर सितंबर 2021 में 286, 290, 239, 277, 389, ये कोविड के जस्ट बाद वाला टाइम है, 369, 364, 290, 338, 364, 302, और यहां पे अभी ड्रॉप करके हो गया है 212, ठीक है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट ड्रॉप कर गया क्या बहुत ज्यादा, यहां पे प्रॉफिट ड्रॉप किया है क्या बहुत ज्यादा। अब ये प्रॉफिट ड्रॉप किया, प्रॉब्लम कब होता है, जब भाई ये सेल्स भी ड्रॉप कर जाए। सेल्स देखो 3000, 3000, 3200, 3100, 3300, 3300, 3400, 3600, 700, 700, 800, 900 और यहां पे 4000। सेल्स में ड्रॉप नहीं आया उतना बड़ा, सेल्स में ड्रॉप आया क्या उतना बड़ा, प्रॉफिट में तो ड्रॉप आया, प्रॉफिट में तो बहुत बड़ा ड्रॉप आया, बट सेल्स में तो ड्रॉप नहीं आया। प्रॉफिट में तो ड्रॉप आया बट सेल्स में तो ड्रॉप नहीं आया। तो उस दिन देखो, उस समय देखो कि यार कंपनी ने आखिरकार क्या किया। तो उस समय अगर आप देखो कि आप सेल्स में क्लिक करो, ठीक है, यहां पे देखो हर चीज का जवाब है। यहां पे देखो, मैं यहां पे जाके सेल्स में क्लिक करता हूं, मैंने किया, मेरे को दिख रहा भाई ईयर ऑन ईयर सेल्स इसका बढ़ा। फिर लास्ट में एक्सपेंस में मैंने क्लिक किया तो मेरे को दिखा भाई कंपनी का एक्सपेंस भी राइज कर रहा है, ये देखो एक्सपेंस भी राइज कर रहा, एक्सपेंस भी विद टाइम राइज कर रहा, देखिए एक्सपेंस भी राइज कर रहा। एक्सपेंस अगर राइज कर रहा है, अगर एक्सपेंस राइज कर रहा है तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि मैं देखूं एक्सपेंस क्या चीज में राइज कर रहा। मैंने एक्सपेंस में क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे को पता लगेगा कि भाई कंपनी का, ये देखिए एक्सपेंस भाई एकदम फिक्स है। और वो मेजर एक्सपेंस कहां आ रहा, मटेरियल कॉस्ट में जा रहा। मेजर एक्सपेंस कहां जा रहा, मटेरियल कॉस्ट में जा रहा है। कोई भी बिजनेस करते हो तो अपन देखते हैं ना सर ग्रॉस मार्जिन कितना है। कोई भी प्रोडक्ट पे जब अपन देखते हैं तो अपन ढूंढते हैं ना ग्रॉस मार्जिन कितना है। यहां पे कहीं ग्रॉस मार्जिन लिखा हुआ दिख रहा क्या, मार्जिन कहीं लिखा हुआ दिख रहा क्या, यहां पे दिखेगा, ये देखो ओपीएम, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन,
ये हुआ ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अपने को ग्रॉस मार्जिन निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे? ग्रॉस मार्जिन निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम लोगों का जो मार्जिन है, हम लोगों का जो मार्जिन है उसको इससे माइनस करेंगे, जो हम लोगों का नेट आता है वो हमारा ग्रॉस मार्जिन आ जाता है। ठीक है, वो हमारा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली ओपीएम है कि पर्टिकुलरली हम लोगों का क्या क्या मार्जिन लग रहा है। ये भी जितना ज्यादा रहता है उतना हम लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, उतना बेनिफिट है। स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कभी बहुत कम हो जा रहा, कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा। इससे भाई अनस्टेबिलिटी पता लगता है। इससे क्या पता लगता है? अनस्टेबिलिटी पता लगता है। इसमें आप और पॉइंट देखो, इसमें आपको और बहुत बार अपने को यह पता लग जाता है कंपनीज का अदर इनकम भी होता है। यहां पे देखो कंपनी का अदर इनकम, ये देखो यहां पे कंपनी का अदर इनकम माइनस में भी गया है, और दिस साल माइनस में गया है, उसी दिस क्वार्टर माइनस में गया है, उसी क्वार्टर देखो। अब अपने को इतना रिसर्च करने के बाद क्या पता लगा कि भाई ये कम क्यों हुआ? ये कम हुआ क्योंकि कंपनी का यहां पे देखो अदर इनकम माइनस में भी किया है। अब माइनस में क्यों जा सकता है? इनकम जो है अदर इनकम माइनस में क्यों जा सकता है? कोई बताओ, कोई बताओ क्यों जा सकता है? मान लो एक एग्जांपल ले लो, आज द चार्टिस्ट इंस्टीट्यूट मैं इंदौर में चला रहा हूं। आज द चार्टिस्ट इंस्टीट्यूट में इंदौर में चला रहा हूं। अब मैंने क्या किया ना, मैं गया, मैं मान लो मैं कोलकाता चले गया या फिर कहीं पे भी चले गया, मान लो मैं पुणे चले गया, पुणे में गया भाई, मान लो मैं चंडीगढ़ चले गया, मान लो भाई मैं और भी एक दो जगह अपना सेंटर्स खोला। उन सेंटर्स को खोलने के लिए मैंने ना लैंड वहां पे एक्वायर, एक प्लॉट एक्वायर कर लिया। ये प्लॉट एक्वायर किया तो भाई ये मेरा एक्विजिशन में भी तो कई बार कॉस्ट जाता है, जाता है कि नहीं? जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मेरा एक्विजिशन में भी तो कई बार चले जाता है, ये भी पॉइंट आ जाता है कई बार। तो अगर मैं देखूंगा अदर इनकम में क्या इसमें दिख रहा है, क्या एक बार क्लिक करके देखते हैं। अदर इनकम में मैं जब देख रहा हूं, ठीक है, क्या आ गया है? एक्सेप्शनल आइटम। इसमें भी डिटेल में नहीं दिया है। अगर इसमें भी डिटेल में नहीं दिया है तो अपन क्या कर लेंगे? अपन जाएंगे कंपनी का वेबसाइट में देख लेंगे। ओके, ये पता लगा। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जब भी अगर आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि यार क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर कंपनी में कुछ बहुत बड़ा कोई कंपनी एक्विजिशन नहीं कर रहा, ठीक है, एक मिनट में यहां पे दिखाता हूं। ये देखो, अगर कंपनी कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन नहीं कर रहा है और बेफालतू में, देखो कई बार आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि यार क्वार्टर एंड क्वार्टर अपने को रिजल्ट देखना है, अच्छा आना चाहिए। आप बोलोगे सर क्वार्टर एंड क्वार्टर तो रिजल्ट अच्छा आया सर, बट इसका नेट प्रॉफिट क्यों घट गया सर? कई बार ऐसा होता है। तो आपको रीजन देखना जरूरी है। क्या पता भाई वो पैसा कोई कुछ और काम के लिए यूज किया गया हो। आप देखो दिस क्वार्टर में यूज किया गया, उस क्वार्टर में कम हुआ, पर तुरंत भाई दूसरा क्वार्टर में ये नंबर कम हुआ, ये नंबर कम हुआ, ये नंबर कम हुआ, तो देखो प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ा। ये नोटिस का पॉइंट होता है। यूजुअली सोशल मीडिया में क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने भी सोशल मीडिया पे देख रखा है, लोग क्या गलती कर देते हैं, लोग ये गलती कर देते हैं कि लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ तो देखते हैं कि अरे सर 200 करोड़ से कंपनी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, यहां पे देखो सर इस बार तो भाई कम हो गया। भाई कम हुआ तो एक बार बैलेंस शीट या फिर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे से देखो। यहां पे देखो अदर इनकम में, अदर इनकम में जब आप देखोगे ये हमेशा प्रॉफिट में रह रहा था, प्रॉफिट में रह रहा था, अदर इनकम माइनस में गया, अदर इनकम माइनस में गया, जिसके कारण ये ग्रोथ निगेटिव गया। वो अदर इनकम कुछ भी हो सकता है, पहले वो फाइंड आउट करो कि वो अदर इनकम क्या है, तब अपने को रियलिटी पता चलता है। क्या पता वो अदर इनकम कैपेक्स बढ़ाने में तो यूज नहीं किया जा रहा ना, ये चीज देखना पड़ता है। यहां तक क्लियर हुआ? हर किसी को क्लियर हुआ? ठीक है, ये हुआ क्वार्टर एंड क्वार्टर। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहां पे ईयर ऑन ईयर। यहां पे मैं वो भी ओपन कर देता हूं, ठीक है, ये यहां पे आ जाता है मेरा ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ये मेरा सेम चीज है, सेम सब चीज है, बट वहां पे क्वार्टर एंड क्वार्टर था, ये मेरा ईयर ऑन ईयर है। ईयर ऑन ईयर अगर मैं प्रॉफिट देखूंगा 4 करोड़, नेट प्रॉफिट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 5 2 नेगेटिव, 4 5 4 4 9 1 13 12 और लास्ट 4 क्वार्टर का इतना ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। भाई कहा कंपनी 4 करोड़ कर रहा था 2013 में, आज कहा कंपनी 2024 में 1300 करोड़ कर रहा। ठीक है, 1300 करोड़ कर रहा। नंबर में मिनिमम 3x ग्रोथ है, नंबर में 3x ग्रोथ है। लास्ट 10 साल में कंपनी में 3x ग्रोथ है। अच्छा बात है भाई, बहुत अच्छा बात है। दूसरा चीज हम लोग यहां पे और भी फैक्टर्स होता है, आप यहां पे अलग अलग जो हम लोगों ने उसमें देखा क्वार्टर एंड क्वार्टर देखा, सेम फैक्टर यहां पे ईयर ऑन ईयर भी है, सेम फैक्टर यहां पे ईयर ऑन ईयर भी है। अब ये डिविडेंड पे आउट, यहां पे एक एक्स्ट्रा आपको दिख जाएगा, ये डिविडेंड पे आउट,
ये एक्स्ट्रा आपको दिखता होगा। ये डिविडेंड पे आउट परसेंटेज में क्या है, ये परसेंटेज में क्या है, ये जो डिविडेंड पे आउट है, जो देखो यार जब भी कंपनी का आप ईयर ऑन ईयर जब देखते हो ना ये स्टेटमेंट, तो आपको यहां पे डिविडेंड पे आउट भी लिखा हुआ दिखता है। ये बेसिकली डिविडेंड पे आउट हमेशा आपको परसेंट में लिखा हुआ दिखेगा, बट कंफ्यूजन हर बार आता है, सर ये कितना परसेंट ये निकाल रहा। ये आपको पता लगता है ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का मान लो यहां पे 400 करोड़ है, थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होगा, यहां पे 100 करोड़ लिख दो। 100 करोड़ का ये 36% निकाला, यानी ये 36 करोड़ ये डिविडेंड में निकाल दिया अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने के लिए। ये डिविडेंड पे आउट बताता है बेसिकली। क्लियर हुआ डिविडेंड पे आउट क्या बताता है। अब इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आया एक और फैक्टर। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला पॉइंट देखा। अब हम लोग क्या पॉइंट देखने वाले हैं, बैलेंस शीट वाला पॉइंट देखने वाले हैं। बैलेंस शीट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा, नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड से हो तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि हर कंपनी को हर 3 मंथ में, जिसको अपन बोलते हैं क्वार्टरली, हर 3 मंथ में अपना फाइनेंशियल शेयर करना पड़ता है। यानी साल में 4 बार उनको क्वार्टरली रिजल्ट शो करना पड़ता है। साल में 4 बार, Q1, Q2, Q3, Q4। बट ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट डिक्लेरेशन कब कब चलता है, ये बैलेंस शीट डिक्लेरेशन साल में 2 बार चलता है, जिसको अपन बोलते हैं H1 और H2। यानी हर 6-6 महीना में ये बैलेंस शीट डिक्लेरेशन का बात किया जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों को जो देखना है, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ, ओके, अभी जो पॉइंट बताऊंगा ना गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना ना। 1 मिनट, देखो गाइस, जब भी कोई भी कंपनी को स्टडी करते हो ना, मान लो ये कंपनी का मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुला हुआ है। ये कंपनी का मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुला हुआ है। कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर। ठीक है, और अगर टाटा कंज्यूमर का बात किया जाए, भाई टाटा कंज्यूमर का बिजनेस कहां कहां चलता है, कनाडा में चलता है, यूके में चलता है, आपका वियतनाम में चलता है, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे चलता है टाटा कंज्यूमर का काम। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बैलेंस शीट देखने में यह चीज का हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि बैलेंस शीट हमेशा यहां पे कंसोलिडेटेड देखना है। ठीक है, अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्यू स्टैंड अलोन, बट ये बैलेंस शीट क्या है, ये बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, मतलब सबको मिला के बैलेंस शीट है। बट अगर मैं यहां पे, ठीक है, अगर मैं यहां पे स्टैंड अलोन में क्लिक कर देता हूं, ठीक है, अभी मैंने उसको स्टैंड अलोन में क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं स्टैंड अलोन में क्लिक करूंगा ना, तो मेरे को ना ये नंबर्स में थोड़ा चेंजेस आ जाएंगी। ये जो नंबर है, ये नंबर्स में मेरे को चेंजेस आ जाएंगी। अभी आप देखो स्टैंड अलोन में जैसे ही मैंने क्लिक किया, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ये देखो लास्ट मार्च 2024 का आप नेट प्रॉफिट देखो, ये क्या है, 981 करोड़। बट जैसे ही मैं यहां पे कंसोलिडेटेड देखूंगा, देखो व्यू में मैं जैसे इसको कंसोलिडेटेड करूंगा, ठीक है, आप देखो प्रॉफिट बढ़ गया, आप देखो प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, आप देखो प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा। तो कभी ये गलती मत कर देना, स्टैंड अलोन मतलब क्या, अकेला चीजों का अपन देख रहा है, अकेला नहीं देखना है। कंपनी चल रहा है, कंपनी का अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, तो अपन हमेशा कंसोलिडेटेड डेटा देखते हैं, हमेशा अपन कंसोलिडेटेड डेटा देखते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टैंड अलोन डेटा आपका बहुत अच्छा है, कंसोलिडेटेड खराब है। बट कई बार जो कंसोलिडेटेड डेटा होता है ना, वो अपने को कोई भी कंपनी का जब अपन फंडामेंटल्स पढ़ते हैं तो वो अपने को एक सही व्यू बनाने में हेल्प करता है। ये पॉइंट भी क्लियर है, ये पॉइंट कहीं नहीं अवेलेबल था, बट आपको क्लियर होना जरूरी है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ ट्रेडर्स, आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज पढ़ोगे हमेशा कंसोलिडेटेड देखोगे। अब अपन आगे बैलेंस शीट कहां गया मेरा, ये बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट्स में जब आते हैं गाइस, बहुत सारा फैक्टर है, इक्विटी है, रेवेन्यू है, रिजर्व है, सॉरी बोरोइंग है, अदर लाइबिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट है, CWIP है, इन्वेस्टमेंट है, अदर एसेट्स है, टोटल एसेट्स है। ठीक है, ये इतना सारा पॉइंट है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए एज अ बिगिनर जो हो जाता है, वो ये हो जाता है कि भाई कंपनी का रिजर्व क्या चल रहा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी भाई देखो, अगर मेरे पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं
कि जब इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है ना, तब इंसान को अपना बुरे समय का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो सेम जब भी आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते हो और आप उसका बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट कंपनी का यह बता देता है कि कंपनी क्या अपने बुरे समय के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या कंपनी अपने अच्छे समय में अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, अपने मनी को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट उसका आप बोल सकते हो एक तरीके का उसका कुंडली है। अगर आप यहां पे देखोगे, हम लोग बैलेंस शीट्स में मल्टीपल फैक्टर होता है, कितना टोटल कितना फैक्टर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर्स होते हैं। बैलेंस शीट्स का एक हम लोगों के कॉमर्स में एक चीज बोला जाता है कि यार बैलेंस शीट्स का साइज बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे बैलेंस शीट्स का साइज बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है, ये हम लोगों को डिसाइड होता है यहां से। इसमें आप देखो, यहां पे उसका 2023 में टोटल एसेट कितना था, 8794 था। 9000 गया, 9400 गया, 9800 गया, 9000 गया, 10000 गया, 10000 गया, 18000 गया, 20000 गया, 21000 गया, 22000 गया, 27000 गया। ये क्या हो रहा, मतलब कि ये बैलेंस शीट्स का साइज बड़ा हो रहा है। तो ये होता है कि यार अच्छा बैलेंस शीट, कि हाँ भाई ये बैलेंस शीट अच्छा है, इसका एसेट्स बढ़ रहा है, ये एक अच्छा होता है कि हाँ यार बैलेंस शीट का साइज बड़ा हो रहा। दूसरा चीज हमेशा अपन देखते हैं कि यार कंपनी का आज अच्छा टाइम चल रहा है, तो क्या कंपनी अपने बुरे टाइम के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। मतलब क्या, मतलब देखो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। 4700 करोड़, 5000 करोड़, 5400, 6000, 6200, 7000, 7200, 13000, 14000, 15000, 16000, रफली 16000। हाँ यार, लास्ट 10 साल पहले 4000 करोड़ था, अब वो बढ़ के हो गया है 16000 करोड़। ये भी कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, यार कंपनी ऐसा तो नहीं यार कि खाली कर्जा पे चल रहा है, खाली कर्जा लेते जा रहा है और चलते जा रहा, नहीं। वो चीज कहां से दिखता है, वो भी चीज अपने को बोरोइंग से दिखता है। ये देखो बोरोइंग, भाई कंपनी का 1300 करोड़ का कर्जा था, 1400 करोड़ हुआ, फिर 1300, फिर 1300, टाइम हुआ तो कर्जा चुका दिया, फिर छोटा सा कर्जा, फिर छोटा सा कर्जा, फिर छोटा सा कर्जा, फिर छोटा सा कर्जा, छोटा सा कर्जा, छोटा सा कर्जा, अभी थोड़ा बड़ा कर्जा। सर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कर्जा छोटा है कि कर्जा बड़ा है। भाई कंपनी के पास तो रिवेन्यू भी है, रिजर्व भी तो है। कंपनी के एक जेब में 15,000 रुपए है और एक जेब में 13,000 रुपए का कर्जा है, तो भाई कंपनी कभी भी अपना एक जेब से दूसरा जेब का कर्जा चुका सकता है। तो ये कर्जा को बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे। हाँ वहीं पे भाई कंपनी का पता चला रिजर्व में है 0 रुपीज और कंपनी कर्जा लेके बैठा है 15,000 करोड़ का, तब उसको खराब चीज मानते हैं। बट अगर कंपनी को अपना कैपेक्स इंक्रीज करना है, कंपनी को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो बोरोइंग भी अच्छी होती है, बट वो बोरोइंग ओवर नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब इसको क्लियर करो। अब एक काम करो, अपने में भी खोल के देखना, बोरोइंग पे क्लिक करिए। बोरोइंग पे क्लिक करोगे ना तो अपने को आइडिया लग जाता है कि भाई कौन कौन सा बोरोइंग है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कौन कौन सा बोरोइंग है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कौन कौन सा है कि लीज लाइबिलिटी कौन कौन सा है। लीज लाइबिलिटी भी कंपनी के पास अभी 5000 करोड़ का बढ़ा है, ठीक है। अदर बोरोइंग कौन कौन सा है कंपनी के पास, अदर बोरोइंग पहले था 2013 में, वो बोरोइंग कम हुआ, उसके बाद से अदर बोरोइंग अभी देखो लास्ट 4 साल से नहीं है कुछ, ठीक है। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज में जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखो अदर लाइबिलिटीज में क्लिक करो, आपके पास अदर लाइबिलिटीज भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो कंपनी का पैसा कहां कहां जा रहा, ये भी आपके पास आ जाएगा, जहां से अपने को पता चला एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कंपनी को अभी एडवांस भी आने वाला है कस्टमर से। कितना एडवांस आने वाला है, 64 करोड़ का, ठीक है, ये भी अपने को पता चला। आइटम पे देखो अदर लाइबिलिटीज इन आइटम 4000 करोड़ का, ये अपने को लाइबिलिटीज में पता चलता है, ठीक है। और भी मैं आपको चीज दिखाऊं क्या, एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो अभी मैं जो बार बार तब से वर्ड यूज कर रहा था ना, यहां पे गए फिक्स्ड एसेट में क्लिक किए, फिक्स्ड एसेट में क्लिक किए, अब कंपनी का बैलेंस शीट का साइज बड़ा हो रहा। अब वो बैलेंस शीट का साइज बड़ा कैसे हो रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये अपने को पता लग जाता है भाई, आपको यहां पे फिक्स्ड एसेट का कॉलम दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट आ गया, प्लांट आ गया, इक्विपमेंट्स आ गया, फर्नीचर आ गया, व्हीकल आ गया, जितना सारा कंपनी का एसेट्स है वो इसमें बैलेंस शीट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखो 2013 में कंपनी के पास 65 करोड़ का लैंड था, अब वो लैंड बढ़ के हो चुका है 200 करोड़ का। यानी क्या हुआ इसका भाई, ये भी बैलेंस शीट बढ़ा। कंपनी के पास 204 करोड़ का बिल्डिंग्स था, आज वो बढ़ के हो चुका है 900 करोड़ का, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा।
कंपनी के पास प्लांट था, प्लांट मशीनरीज थी 1,000 करोड़ की, वो आज के टाइम पे हो चुका है 2,000 करोड़ का। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यार कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रहा। कंपनी क्या बढ़ा रहा? कंपनी अपना कैपेक्स इंक्रीज कर रहा है, कंपनी एसेट एक्युमुलेट कर रहा। तो ये बैलेंस शीट को देखने का तरीका होता है। एक आइडिया लगा, अच्छे से आइडिया लगा। एक ये नंबर इंक्रीज हो रहा तो यानी अच्छा है कि खराब है? ये नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी अच्छा होता है। यहां तक आइडिया लगा? एक बार हाँ या ना में बता देना प्लीज। यहां तक आइडिया लग गया हर किसी को? ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, ये देखो कैश फ्लो का, कि भाई पैसा आया तो अब उसको कंपनी कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, पैसा आया तो उसको कैसे यूज कर रहा है कंपनी। कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना 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 प्रॉफिट आया, इन्वेंट्री में कितना पैसा पड़ा हुआ है, पेएबल्स कितना है। ये यहां पे कैश फ्लो के बारे में आपको, कैश फ्लो बहुत छोटा टॉपिक है, ये यहां पे आपको ऑटोमेटिकली बहुत चीजों में पता लग जाएगा। ठीक है, ये देखो कैश फ्लो अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, कि यार कंपनी के हाथ में नेट कैश फ्लो कितना है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में कितना गया देखो, आपको वो भी यहां पे दिख रहा, वो भी आपको पता चलेगा। अदर ऑपरेशनल आइटम में कितना गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना गया, ये आपको यहां पे कैश फ्लो से पता चलता है। कैश फ्लो से पता चलता है कि कंपनी अभी एक्वाजिशन कर रहा, चीजों को एक्वायर कर रहा, कि कंपनी इन्वेंट्री खरीद के रख रहा है। एग्जांपल ले लो भाई, मेरे को ये स्टेनलेस स्टील का बोतल बनाने के लिए स्टील, आज मेरे को दिख रहा है कि यार मार्केट में स्टील सस्ता है, तो भाई क्या पता कोई स्टील एक्युमुलेट करके रख ले, इन्वेंट्री में अपना रख ले। क्या पता भाई मैंने ये बोतल बना दिया, मेरे इन्वेंट्री में रखा हुआ है, बोतल बिक्री ही नहीं हो रहा, बट इन्वेंट्री में रखा है ना, तो भी मेरे को अपना दिखाना होता है। तो ये सब चीज, बहुत सारा डेटा अपने को कैश फ्लो में पता लग जाएगा। बहुत सारा मैक्सिमम डेटा आपको आपके कैश फ्लो में, बहुत सारा डेटा पता लग जाएगा कि यार कैश फ्लो बेसिकली क्या क्या कह रहा है, कैश फ्लो बेसिकली क्या क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, एक बार कैश फ्लो को देख लेना, एक बार यहां पे जितना प्लस वाला आइटम है, जितना प्लस लिखा हुआ है, सब पे क्लिक कर करके देखना। यार ये देखो यार कैश फ्लो में कहां कहां पैसा गया है, कहां गया, ये देखो फिक्स्ड एसेट परचेस में पैसा गया है, देखो फिक्स्ड एसेट परचेस में पैसा गया है, फिक्स्ड एसेट सोल्ड से क्या, सोल्ड से क्या पैसा आया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेस से क्या पैसा गया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट सोल्ड से क्या पैसा आया है, इन्वेस्टमेंट इनकम से क्या पैसा आया है, ये आपको यहां पे पता लगते रहेगा। समझ में आया कि कौन सा पैसा कहां लग रहा, क्या लग रहा, वो यहां पे आपको पता लगते रहेगा। आइडिया लगा ट्रेडर्स? हर किसी को आइडिया लगा, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ कैश फ्लो का बात। अब ना इसके नीचे जैसे ही जाओगे ना, ये रेशियोज आ जाता है। ठीक है, ये रेशियो देखो, ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट मैं पर्सनली नहीं मान करके चलता हूं। ठीक है, यहां पे आपका देखो ये रेशियो, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ओवरऑल अपने को आरओई देख के पता, आरओसी देख के पता लग जाता है। ठीक है, कि इन्वेंट्रीज डेज क्या है, डेप्ट क्या बोलते हैं, डेबिटर्स डेज क्या है, कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल क्या है, ये सब चीज यहां से पता लगता है। ये हम लोग को आरओसी से एक अच्छा आइडिया लग जाता है, आरओसी यहां पे सफिशियंट है। अब मेरे लिए पर्सनली ना ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। क्यों लगता है ना यार, देखो एक चीज होता है कि यार जब कंपनी कि आप मेजर पोर्शन होल्ड करते हो, तो भाई आपके पास डिसीजन मेकिंग का पावर बहुत अच्छा रहता है। आपके पास क्या अच्छा रहता है, डिसीजन मेकिंग का पावर अच्छा रहता है। तो भाई ये हमेशा देखना, ये हमेशा देखना कि ऐसा तो नहीं कि यार कल को कंपनी बर्बाद होगा तो सबसे ज्यादा बर्बाद पब्लिक होगा। नहीं भाई, कल को कंपनी बर्बाद होगा तो पब्लिक ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, ज्यादा बर्बाद एफआईआईज होगा, ज्यादा बर्बाद डीआईआईज होगा, ये हमारा प्रमोटर्स होंगे। ठीक है, दूसरा चीज देखो, और एक चीज बताता हूं, एक मिनट ग्रेविटा खोलता हूं। ठीक है, ये देखो ग्रेविटा मैंने ओपन किया। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे, कई बार देखो, कई बार क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज करते हैं बहुत चीजों से। कई बार क्या होता है, ये एक बहुत अच्छे स्टॉक का पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप यहां पे देखोगे प्रमोटर्स होल्डिंग था 73% और आज के टाइम पे 2024 में प्रमोटर्स होल्डिंग हो गया 63% का। ठीक है, हाँ इसको निगेटिव लेना चाहिए बट इसके पीछे का रीजन भी जानना चाहिए। ये निगेटिव कब होता, जब प्रमोटर्स अपना शेयर्स पब्लिक को चिपका के भागता, ये तब इसको बोला जाता है निगेटिव पॉइंट हुआ। बट यहां पे देखो प्रमोटर्स अपना शेयर किसको चिपका रहा, प्रमोटर्स अपना शेयर एफआईआईज को दे रहा। एफआईआईज जो पहले 1% होल्ड करते थे, 0% होल्ड था, अब एफआईआईज का नंबर बढ़ गया 13%।
जो पहले पब्लिक के पास 24% था, अब वो पब्लिक का फ्लो घट के हो गया 19%। तो जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे सर पहले तो 73% था सर, अब तो बस 63% रहा। नहीं, आप देखो भाई, हर प्रमोटर्स को अपने अंदर चाहिए कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने इक्विटी में से दे रहे हैं। और देखो, जो 0% होल्ड करता था वो बढ़ के हो गया 13%। ये पॉजिटिव बात है। दूसरा पॉजिटिव बात क्या है, पब्लिक के पास 24% था, अब पब्लिक के पास घट के हो चुका है 19%। यानी पब्लिक के बीच में जो शेयर ट्रेड होता है ना, वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए एक अच्छा बात होता है। ये पॉइंट पता लगा? शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ये देख लोगे आपसे अपने से, ठीक है। आप जब छोटा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो भाई ये कंपनी इतना क्यों ग्रो किया, ग्रेविटा इंडिया इतना क्यों ग्रो किया, क्योंकि भाई इसमें पहले एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, इसमें पहले डीआईएच का इन्वेस्टमेंट नहीं था। एफआईआईज डीआईएच जब इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए लास्ट 3-4 साल में, देखो कंपनी का ग्रोथ कितना रैपिड रहा, कितना ज्यादा रैपिड रहा। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है। तो कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो ना, मैं पर्सनली देखता हूं भाई, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक दो कंपनी मैं बताता हूं। अपार इंडस्ट्री छोटा कंपनी है, 33,000 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो क्या हुआ, पब्लिक के पास ट्रेड होने के लिए 16% था, आज के टाइम में पब्लिक के पास ट्रेड होने के लिए शेयर्स 11% बचा है। प्रमोटर्स के पास 60% था, प्रमोटर्स के पास आज के टाइम में 57% बचा है। गया कहां? गया कहां? गया एफआईआई जो 5% होल्ड करते थे, अब एफआईआई 11% होल्ड कर रहे हैं। एफआईआई जो 17% होल्ड करते थे, डीआईआई अब वो 19% होल्ड कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया? बहुत। अगर आप कोई छोटा कंपनी का देखोगे जो फंडामेंटली ठीक है बट छोटा कंपनी है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एफएसएल, ठीक है, ये भी बड़ा ही कंपनी है। एफसीएल ले लेते हैं, देखने दो, कोई एक छोटा कंपनी देखने दो। हाँ, 3,000 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। अभी इस कंपनी को देखो, अभी देखो, अभी देखो इस कंपनी को, ये होता है ढूंढना, ठीक है। अभी देखो, पब्लिक के पास पहले 28 था, 2021 की बात है, अभी पब्लिक के पास 30 हुआ है, बढ़ा है भाई, अच्छा बात नहीं है, नॉर्मल बात है। बट यहां पे देखो, प्रमोटर्स का नंबर कम होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रमोटर्स का नंबर कम होना स्टार्ट हुआ, बट अब देखो एफआईआई ऐड होना स्टार्ट हो गया, 0.6, 0.25, 0.4, 1, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.8, 1, 0.9, और इस क्वार्टर से एफआईआई ऐड होना स्टार्ट हो गए। कंपनी 3,000 करोड़ का, अब एफआईआई होना स्टार्ट हुए, जिस दिन कंपनी 10,000 करोड़ का जाएगा और एफआईआई ऐड होंगे, और एफआईआई ऐड होंगे, कंपनी में और पुश मिलेगा। अब क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? तो सर इसका पूरा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं ना, ऊपर करके देखते हैं, ऊपर करके देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। आप देखो सर, मार्केट कैप स्मॉल कैप में आ गया, ओके। आप देखो सर, आरओई अच्छा है, आपने तो 25 बोला था, इससे ज्यादा है। आरओसी सॉरी, और आरओई भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप देखो सर, कंपनी के ऊपर कर्जा है क्या, डेप्थ पे पता चलता है सर 5 करोड़ का कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, ये पता लग गया। और अगर अपन यहां पे देख रहे हैं सर 5 करोड़ का कर्जा है, तो कंपनी कर्जा चुका सकता है, ये देखो पता चल गया कि भाई रिजर्व कंपनी के पास 400 करोड़ का है, यानी अच्छा है। सर और क्या है सर, यहां पे ईपीएस क्या बताता है, ईपीएस 11 क्या बता रहा, ईपीएस क्या बताता है बेसिकली गाइस, अर्निंग पर शेयर्स। मतलब क्या, मतलब मान लो इस कंपनी में कुछ भी चीजों में चेंजेस नहीं आए, कंपनी जैसा वर्क कर रहा है वैसा ही वर्क करे, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी में 11 रुपए का शेयर में अप्रिसिएशन आएगा। कितने रुपए का आएगा? 11 रुपए का। ईपीएस क्या बता रहा है? ईपीएस बेसिकली ट्रेडर्स अपने को यह बताता है कि मान करके चल लो, ईपीएस का फुल फॉर्म क्या, अर्निंग पर शेयर्स, ई फॉर अर्निंग, पी फॉर पर, एस फॉर शेयर्स। ईपीएस जैसे इसका 11 है, तो ये क्या बता रहा, मान लो कंपनी में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, कंपनी जैसा चल रहा वैसे ही वर्क करते रहा, तो आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर प्राइस में क्या चेंज आएगा, ईपीएस बताता है, ईपीएस बताता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पी क्या बताता है, पी देखो इसका 32 चल रहा, पी ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक का अपने को यह बताता है, पी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। आप लोग ये आइडेंटिफाई करते हो ना कि सर कैसे कोई स्टॉक अपन ये ढूंढे कि यार सर ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर किसी का पी ऑलरेडी 10x में चल रहा है, 20x में चल रहा है, या तो 25x में चल रहा है, उसमें अपन बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं ला सकते, ठीक है। बट जिसका पी भाई नॉर्मल चल रहा, मैं आपको वो भी एग्जांपल दूंगा, उसमें अपन बहुत एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। बट पी आखिरकार बताता क्या है, पी बताता है प्राइस टू अर्निंग। मतलब क्या, मतलब
अभी इसका पी चल रहा है 32 रुपीज। मतलब किसी भी स्टॉक में 1 रुपए कमाने के लिए, इस स्टॉक में आप 1 रुपए कमाने के लिए 32 रुपए रिस्क पे लगाने के लिए तैयार हो, ये होता है पी। ठीक है, 1 रुपए कमाने के लिए अपने यहां पे 32 रुपए लग रहा, ये होता है पी। ऑन एन एवरेज इंडियन मार्केट के हिसाब से मुझे जो पर्सनली लगता है 45 तक का पी चलता है। बट भाई ये 45 तक का पी नहीं देखना है, अपने को देखना है कि यार पी मल्टीप्लायर कितना चल रहा है। पी मल्टीप्लायर क्या होता है, चलो वो चीज समझाता हूं। ठीक है, आप यहां नीचे चलो, ये देखो, ये आपका खुला चार्ट, ये आपका खुल गया चार्ट, ये आपका खुल गया चार्ट। यहां पे अपने को पी मल्टीप्लायर देखने हैं। मतलब क्या, आप इसका ना पी रेशियो में क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे अपने को दिखेगा भाई इसका पी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 2019 में इसका पी कहां पे था, ये देखो, पी था इसका 11 रुपए पे, ईपीएस था 2 रुपए पे, ये बढ़ के हाई गया 64 पे पी गया गया। ठीक है, और इसका ईपीएस पहुंच गया 5 पे। अब देखो पी घट के लास्ट 1 साल से इसका पी स्टेबलाइज चल रहा 32 रुपए पे, दिख रहा, लास्ट 1 साल से पी स्टेबलाइज चल रहा। और अगर यही 32 रुपए का पी कल को 300 पहुंच जाए, यानी पी ऑलरेडी बहुत मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज अपने को देखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पी स्टेबलाइज चल रहा, मतलब क्या सर, मतलब क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्या? देख लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट से, चल देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से देख लेते हैं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जब आते हैं तब तो अपने को दिख रहा है यार कंपनी तो बहुत अच्छा कर रहा। कंपनी 8 करोड़ का प्रॉफिट करता था, आज कंपनी 21 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा। तो क्यों सर पी क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा पी? यही बोला जाता है कंपनी एक्सपेंशन हो रहा, इसी को बोला जाता है एक्सपेंशन हो रहा, कंपनी का कैपेसिटी बढ़ रहा। आज जब आप ट्रेड लेते थे, जब आपने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था, 200-300 रुपए का प्रॉफिट देख के आप खुश हो जाते थे। आज 2 लाख का भी प्रॉफिट देख के अपन नॉर्मल रहते हैं। क्यों? हमारा कैपेसिटी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, आप इसका देखो, इसका कैपेसिटी बढ़ा, इसका वर्किंग इसके लिए नॉर्मल हुआ, चीजें नॉर्मल हुई इसके लिए। आप बैलेंस शीट्स में देखो, इसका बैलेंस शीट कहां गया, ये देखो बैलेंस शीट में देखो भाई, इसका बैलेंस शीट का साइज बढ़ा 82 से आज वो साइज 548 हुआ है। अब इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ा, पहले इसके पास क्या पता 1 प्लांट होगा, आज इसके पास 4 प्लांट है, तो इसके लिए वो पी नॉर्मलाइज हुआ। समझ में आया? टेक्निकली मैं अभी चार्ट नहीं खोल कर दिखा रहा हूं, टेक्निकली आने वाले टाइम में दिखा दूंगा, आप लोग तो देख चुके हैं, बट अभी तक समझ में आया? ठीक है, अभी तक जितना पॉइंट कवर किया गया, एक एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार अच्छे से बता दो। एक मिनट, एक काम करते हैं अपन, क्लियर हुआ अभी तक? अब थोड़ा समझ में कि फंडामेंटली स्टॉक्स में क्या क्या देखते हैं। देखो एक बार में नहीं क्लियर होगा, बट अभी तक का पॉइंट कैसा लगेगा प्लीज बताओ। माइक का परमिशन एक बार बताओ गाइस, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, एक नंबर। अब समझ में आया चीजों के बारे में कि कितना चीज देखना रहता है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी मैंने आपको 20-30% बताया है, एक बार में पूरा आप जान ही नहीं सकते हो, आप भी नहीं जान सकते हो। ठीक है, सो चलो गाइस, अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मैं मानता हूं, अभी आप अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं मानता हूं कि आपने अभी तक ये पूरा वीडियो देख लिया होगा। अगर देख लियो ना, एक छोटा सा काम कर सकते हो गाइस, फटाफट कमेंट करो ना वीडियो कैसा लगा, फटाफट कमेंट करना, तो मैं ये स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी कंटिन्यूअस कंटेंट लाऊंगा। एक बार आप कमेंट कर दो प्लीज, ठीक है? और दूसरा चीज गाइस, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अगर दिमाग में है कि अरे सर स्विंग ट्रेडिंग सीखना है सर, भाई मैं चाहूंगा मैं महंगा कोर्स लॉन्च कर दूंगा, जहां पे 20-30-50 हजार ले लूं, क्योंकि यार यूट्यूब पे आपको वेरीफाइड पीएनएल वाले लोग नहीं मिलेंगे। मैंने तो अपना वेरीफाइड पीएनएल लास्ट ईयर डाला था, ये साल खत्म होने दो, ये साल के अप्रैल में फिर आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, मैं तो डाल चुका हूं, मैं तो लिंक के साथ डाला था। तो भाई एक सिंपल सा चीज बता रहा हूं, अगर स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, अगर देखना चाहते हो, देख लो यहां पे पूरा मॉड्यूल वाइज 2 पेज का मॉड्यूल मैंने रेडी किया है। 2 पेज के मॉड्यूल में ऑलमोस्ट 9 मॉड्यूल है। 9 मॉड्यूल में से 1 से लेके 8 तक के मॉड्यूल में 5 पार्ट्स है। एक लंबा चौड़ा मैंने सीरीज क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा वो सीरीज। ठीक है, जाके ये सीरीज को देख लेना, स्क्रीन पे मैं अपने एडिटर को बोल दूंगा, वो पूरा दिख जाएगा आपको कंटेंट। जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट बात जानते हो गैस क्या है, कोर्स है रफली 5 से 6 हजार रुपए का। आप कूपन कोड यूज कर लेना, ठीक है? कूपन कोड क्या यूज कर लेना? स्विंग, SWING स्विंग यूज कर लेना।
डायरेक्टली आपको एक अच्छा खासा 1,500-2,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। कोर्स आपको पड़ेगा मात्र 2 से 3,000 रुपए में। जो सीखना चाहता है ज्वाइन कर लो, नहीं सीखना चाहते हो कोई बात नहीं भाई, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। कॉल्स और टिप्स के लिए मत ज्वाइन करना, सीखना चाहते हो तभी ज्वाइन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना। जय श्री राम।